हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर डिफरेंशिएशन। सो आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर में बी ऑब्टेन इन थ्री वेज: लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इसमें हम लाइन इंटीग्रल डिस्कस करेंगे आज। ओके, सो लाइन इंटीग्रल होता क्या है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर इज द इंटीग्रल ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर एंड डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर tangential to specified path. ओके, सो अगर हमारे पास एक कोई वेक्टर है फॉर अ वेक्टर एफ एंड पाथ एल, लाइन इंटीग्रल डिफाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूले से: एफ डॉट डी एल इज इक्वल टू ए टू बी एफ का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच है एंगल, वेक्टर एफ और डिफरेंशियल लेंथ। जैसे कि ये हमारा कोई वेक्टर एफ है, यहाँ पे देखना डायग्राम में, और ये पाथ के अराउंड हमको उसका इंटीग्रेट करना है अलोंग, पाथ ए बी के अलोंग। तो ए बी की जो डायरेक्शन है ए से बी की, वही हमारी डिफरेंशियल लेंथ की डायरेक्शन है, यही डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर है। इस वेक्टर और हमारा जो गिवन वेक्टर फील्ड है एफ, इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो जनरली डिफाइन हम इसको ऐसे करते हैं जैसे डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। ठीक है, और यही अगर पाथ हमारा क्लोज हो जाए, जैसा डॉटेड लाइन से हमने दिखाया हुआ है, पाथ अगर क्लोज हो जाए तो हम उसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क डन भी आपको रिप्रेजेंट करेगा ये, वर्क डन ऑन दिस वेक्टर। So if path of integration is closed curve, then we can represent it by this formula: close integration of f dot dl। इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं आगे, जब हम ईएमएफटी में आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ेंगे, तो कुछ एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। सो इफ लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर अलोंग क्लोज पाथ इज जीरो, ये जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा, अगर ये इसकी वैल्यू जीरो आती है, देन द वेक्टर इज नोन एज कंजर्वेटिव। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, वो हम आगे देखेंगे कैसे उसका लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो जीरो आता है। तो वही उसी के रिस्पेक्ट में हमारे एप्लीकेशन भी हैं। तो concept of line integral is used to calculate the electric potential for a given electric field intensity, or to calculate the total current enclosed by a closed path for a given magnetic field intensity। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें, चाहे हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे इनक्लोज करंट हो, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ लाइन इंटीग्रल की हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं सीधे एक क्वेश्चन लेके कैसे हम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास अब क्वेश्चन है एक: फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर एफ। वेक्टर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए एक्स प्लस टू एक्स वाई ए वाई अराउंड अ स्क्वायर, अराउंड स्क्वायर ऑफ साइड ए विच हैज अ कॉर्नर एट ओरिजिन, वन साइड ऑन एक्स एक्सिस एंड वन साइड ऑन वाई एक्सिस। तो ये आपको कैसा आपका क्लोज पाथ होगा जिसके अराउंड आपको ये लाइन इंटीग्रल निकालना है, वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर हम उसको डायग्रामेटिक देखें, तो एक स्क्वायर है जिसके अराउंड हमको निकालना है, एक कॉर्नर सेंटर पे है, और एक साइड एक्स एक्सिस पे है, एक साइड वाई एक्सिस पे है, और ए है इसका साइड। तो ये कंप्लीट एक स्क्वायर है। इसी के अराउंड हमको लाइन इंटीग्रल निकालना है किसी वेक्टर। कैसे निकालेंगे? तो अगर हमको क्लोज इंटीग्रल है, क्योंकि क्लोज पाथ बन रहा है, ये करेक्ट है, क्लोज पाथ बन रहा है, क्लोज पाथ बन रहा है, तो सर क्लोज लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी एल क्या होगा? ए टू बी, बारी बारी से एक एक लाइन इंटीग्रल निकाल लेंगे। ए टू बी एफ डॉट डी एल, फिर बी टू सी एफ डॉट डी एल, फिर सी टू डी एफ डॉट डी एल, और फिर डी टू ए एफ डॉट डी एल। तो ये चारों इंटीग्रेशन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारा जो क्लोज लूप होगा लाइन इंटीग्रल, वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो बारी बारी से एक एक पाथ आप देखिए। लाइक ए टू बी, अगर हम ए टू बी की बात करें, ए टू बी, ए से जब बी में आप चल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आप एक्स एक्सिस पे हैं। एक्स एक्सिस पे है इसका मतलब कि वाई भी जीरो है और जेड भी जीरो। जब आप एक्स पे हैं तो आपका वाई भी जीरो और जेड भी जीरो है, और इसी के साथ साथ डी वाई और डी जेड भी जीरो होगा, क्योंकि वाई और जेड जीरो है तो डी वाई और डी जेड भी जीरो होगा। ठीक है, तो एफ डॉट डी एल आपको लिखना है। डी एल जनरली लिखते कैसे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में? डी एक्स ए एक्स, डी वाई ए वाई,
और प्लस डी जेड ए जेड, ये हमने सीखा हुआ है। तो अब चूंकि डी वाई डी जेड यहाँ जीरो है, ए से बी के अलॉन्ग जब हम चल रहे हैं तो सिर्फ डिफरेंशियल लेंथ बच बच कितना जाता है आपका, सिर्फ ये डी एल इज इक्वल टू डी एक्स ए एक्स। ठीक है, तो ये डीएल हो गया। अब एफ जो है आपका, जो गिवन वेक्टर ऊपर दिया हुआ था, वो लिखते हैं। उसमें एक एक्स का कंपोनेंट है, एक वाई का कंपोनेंट है। ठीक है, तो पहला इंटीग्रल जब करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि एफ डॉट डी एक्स। अब जब हम ए से बी आ रहे हैं इस पाथ में, तो ए मतलब अब जीरो पे है, बी तक मतलब साइड की जो लेंथ है ए, तो जीरो टू ए लिमिट क्या होगी, जीरो टू ए एफ डॉट डी एक्स। अब डीएल, एफ डॉट डीएल था, डीएल हमको पता है, लेकिन क्या बचा, डी एक्स ए एक्स। ठीक है, अब एफ में आपके पास जो एक एक्स कंपोनेंट था, एक वाई कंपोनेंट था, जो चूंकि डीएल में सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, तो एफ वाला भी सिर्फ एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब आपको पता है कि वाई इजकल टू जीरो था, वाई इजकल टू यहाँ पे जीरो था, तो यहाँ वाई इजकल टू जीरो पुट कर देंगे तो सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा। लिमिट रखेंगे तो ए क्यूब बाई थ्री, पहला इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई ए क्यूब बाई थ्री, ये। ठीक है, ओके। अब अलोंग बीसी, बीसी के अलोंग अगर आप चलें, डायग्राम के हिसाब से देखें, तो बीसी के अलोंग क्या है, बी से सी में आप जब चल रहे हैं तो आप देख क्या रहे हैं कि आप चल रहे हैं वाई, वाई के अलोंग, डायरेक्शन क्या है इसकी, वाई के अलोंग। लेकिन एक्स की वैल्यू जो है जीरो नहीं है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप चल के यहाँ आ चुके हैं। अब यही इसी के पैरेलल चल रहे हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं, एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है ए, और जेड तो ऑब्वियसली जीरो है। ठीक है, तो दो तीन चीजें हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, क्या कि एक्स इज इक्वल टू ए है, फिक्स है, और जेड इज इक्वल टू जीरो है। तो एक्स चूंकि कांस्टेंट है तो डी एक्स ऑब्वियसली जीरो होगा, और जेड तो जीरो ही है तो डी जेड भी जीरो होगा। तो डिफरेंशियल लेंथ जो हमारी होती है डी एक्स ए एक्स डी वाई ए वाई डी जेड ए जेड, तो आपको पता है डी जेड जीरो डी एक्स जीरो, तो बचेगा सिर्फ डी वाई ए वाई। करेक्ट है। तो फिर अब हम जब बी से सी के अराउंड एफ डॉट डी एल लिखते हैं, तो डीएल में चूंकि सिर्फ ए वाई बचा है, तो एफ का भी सिर्फ वाई कंपोनेंट जो कि टू एक्स वाई है, वो आ जाएगा यहाँ पे, टू एक्स वाई डी वाई। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको पता है कि एक्स इजकल टू ए है इस पास के अलाउंग, तो एक्स इजकल टू ए रख देंगे, टू ए वाई हो जाएगा, और डी वाई है यहाँ पे, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट रखेंगे, आंसर आ जाएगा ए क्यूब। ठीक है, इसी तरह से सी से डी जाएंगे जब आप, तो क्या होगा, सी से डी जाएंगे तो वाई कांस्टेंट रहेगा। डायग्राम से आपको देखने में पता लग जाएगा कि सी से डी जाएंगे तो हम एक्स के पैरेलल हैं, और वाई कांस्टेंट है, वाई की वैल्यू ए है। करेक्ट है, तो वाई इज इक्वल टू ए, और एक्स के अलावा वेरिएशन है, जेड तो जीरो है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करें सी से डी में, तो आपको पता है वाई इज इक्वल टू ए है, जेड इज इक्वल टू जीरो है, तो डी वाई और डी जेड भी जीरो ही होगा। तो डीएल में सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट आएगा, डी एक्स ए एक्स। तो इस तरह से एफ का भी सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट ले लेंगे। लिमिट आपकी, अब लिमिट क्या है, ए से जीरो, जब आप सी से डी में जा रहे हैं तो लिमिट क्या है, ए से जीरो। क्यों, क्योंकि आप यहाँ जब सी पे हैं तो ए पे हैं, और फिर धीरे धीरे आप यहाँ तक जा रहे हैं जीरो पे, तो ए से जीरो आपका लिमिट है, लिमिट रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हम डायरेक्शन देख रहे हैं कि माइनस एक्स में जा रहा है, तो हम माइनस डी एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी लिमिट ही वो कंपनसेट कर देगी। तो लिमिट ध्यान रखें, और ये देखें कि एक्स में चल रहे हैं, वाई में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद वाई की वैल्यू हमको पता है ए है, तो वाई की जगह ए रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर उसके बाद सिंपल डी एक्स में इंटीग्रेट करेंगे, टू ए क्यूब बाई थ्री आ गया। तीसरी बात करेंगे, लास्ट वाला जो सेगमेंट है हमारा क्या है, डी टू ए। डी टू ए की जब बात कर रहे हैं तो हम चल रहे हैं किस पे, वाई एक्सिस पे चल रहे हैं, सिंपल। तो वाई एक्सिस चल रहे हैं तो वाई एक्स भी जीरो, जेड भी जीरो, डी एक्स डी जेड सब जीरो। ठीक है, तो डी एक्स डी जेड सब जीरो है, तो क्या है, एक्स भी जीरो जेड भी जीरो, तो डीएल तो आपका हो गया डी वाई ए वाई। ठीक है, एफ डॉट डीएल करेंगे, तो अब जो वाई का कंपोनेंट था एफ में वो था टू एक्स वाई। करेक्ट है, वाई कंपोनेंट था टू एक्स वाई। अब लेकिन चूंकि मालूम है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो वो पूरा इंटीग्रेशन भी हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि एफ का जो वाई कंपोनेंट है वो क्या है, टू एक्स वाई, तो ये जीरो हो गया। तो फाइनली जो हमारा इंटीग्रेशन जो हम कर रहे थे क्लोज पाथ के अराउंड, ए क्यूब बाई थ्री जो पहला आंसर आया था, फिर ए क्यूब, टू ए क्यूब बाई थ्री, और चौथा जो आपका जीरो है, तो कुल मिला के फाइनल आंसर आपका हो ऐड करने पे टू ए क्यूब।
ठीक है, तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है आपको इंटीग्रेशन करने का। लाइन इंटीग्रेशन करते कैसे? तो वेक्टर आपके पास है, और आपका जो पाथ होगा क्लोज पाथ, उसमें सेगमेंट बाय सेगमेंट आपको चलना है। ठीक है, और फिर देखना है कौन सा पैरामीटर हमारा वेरी हो रहा है, कौन से कोऑर्डिनेट्स वेरी हो रहे हैं। हाँ, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं ये भी ध्यान देना है। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये हमें दिख रहा है कि एक जैसे वेक्टर दिया हुआ है रो कॉस फाई ए रो जेड साइन फाई ए जेड। ठीक है, और जो पाथ है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या है? अराउंड द एज लेंथ डिफाइंड बाई रो 0 से 2 है, और फाइव 0 to 60 है, जेड 0 है। जेड 0 का मतलब मामला एक्स वाई प्लेन पे ही है। ठीक है, रो फाइव वैल्यू दिया है, मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब देखो, ये तुमको लैंग्वेज में ही देगा, ये डायग्राम नहीं देगा कई बार। तो डायग्राम पहले आपको गेस करना पड़ेगा लैंग्वेज से। क्या है भाई? तो रो 0 to 2 है, तो मतलब 0 से 2 डिस्टेंस है। ये भी रो है, ये भी 0 से 2 है, बी तक ही। ठीक है, और फाइव का वेरिएशन है 0 to 60। मतलब एक लाइन यहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे जो है वो 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है वही फाइव होता है। तो जो एक्स एक्सिस पे है वहां फाइव 0 है, और जो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है लाइन, वहां पे फाइव क्या है? 60 है। तो ये कंप्लीट एक पाथ आपका हो गया। ठीक है, पाथ आप चले, जैसे भी चलें आप, ओ से ए चलें, ए से बी चलें, बी से सी चलें, डायरेक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज कंप्लीट पाथ हुआ, ओ से ए से बी से ओ। तीन इंटीग्रेशन इसमें भी करने पड़ेंगे अगर कंप्लीट क्लोज पाथ का इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम पहले भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा ए डॉट डीएल होगा क्या किसी भी पाथ में। तो ए तो वेक्टर आपको दिया हुआ है, डीएल जनरली आप कैसे लिखते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में? डी रो ए रो, रो डी फाई ए फाई, डी जेड ए जेड। ठीक है, तो ए डॉट डीएल करेंगे अगर, ए जो ऊपर लिखा है और डीएल जो लिखा है, तो रो वाला कंपोनेंट बच जाएगा, रो कॉस फाई डी रो, और ऊपर वेक्टर में आपका सिर्फ ए जेड वाला कंपोनेंट है, तो इधर भी ए जेड वाला कंपोनेंट जेड साइन फाई डी जेड बच जाएगा। रो कोस फाई डी रो और जेड साइन फाई डी जेड, क्योंकि ए फाई का कंपोनेंट वेक्टर में आपके है नहीं, तो ये आएगा नहीं। तो डॉट प्रोडक्ट इतना ही आएगा। अब चूंकि आपको दिख रहा है क्या कि सिंस पाथ इज ओनली एक्स वाई प्लेन, अब ये जो भी आपका पाथ है ओ से ए से बी, सब एक्स वाई प्लेन पे ही है, तो जेड तो ऑलरेडी सब में जीरो है ही है। तो इसका मतलब ए डॉट डीएल में आपके जहां जेड आ रहा है वो जीरो होगा, तो इसका मतलब सेकंड टर्म ये जो है वो आपका, ये टर्म आपका जीरो ही होना है। तो फाइनली ए डॉट डीएल आपका रो कॉस फाई डी रो बचेगा, जो कि हर पाथ के लिए एप्लीकेबल है। हर पाथ में ए डॉट डीएल रो कॉस फाई डी रो ही आएगा। ठीक है, अब पाथ बाय पाथ भी चल सकते थे, लेकिन हमने पहले ही ए डॉट डीएल निकाल के देख लिया, छोटा हो गया। ठीक है, अब पाथ बाय पाथ चलिए, ओ से ए में क्या होगा मामला? ओ से ए में ए डॉट डीएल तो आपको पता ही है क्या होगा, रो कॉस फाई डी रो। लेकिन ओ से ए और ए से बी, इसमें क्या चीजें वेरी करेंगे कैसे वो देखना है। तो ओ से ए में क्या है? 0 to O आप जा रहे हैं, O to A। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका ए डॉट डीएल क्या है? रो कॉस फाई डी रो, रो कॉस फाई डी रो। तो वेरिएशन रो में होना चाहिए, डी रो में। तो रो में आपका कहाँ से? 0 से 2 वेरी हो रहा है, तो लिमिट क्या होगी? 0 से 2। ठीक है, अच्छा अब कॉस फाई की वैल्यू क्या लिखें? तो जब आप चल रहे हैं जीरो से ओ से ए चल रहे हैं, जब आप यहाँ चल रहे हैं ओ से ए, तो आपको पता है कि आप कौन सी लाइन पे हैं? फाइव इक्वल टू जीरो लाइन पे है। ये पूरी लाइन फाइव इक्वल टू जीरो वाली लाइन है, तो इसका मतलब फाइव इक्वल टू जीरो, तो कॉस फाइव इक्वल टू वन। तो कि यहाँ कॉस नहीं, सिर्फ फाइव इक्वल टू जीरो है, तो कॉस फाइव इक्वल टू वन। तो यहाँ कॉस फाइव जो उसको वन कर लीजिए, बाकी इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, फिर अगला है हमारा ए टू बी। डायग्राम में देखें, ए टू बी जब आप चल रहे हैं, तो आप ये ये कर्व में चल रहे हैं। तो कर्व में चल रहे हैं, तो आपको पता है कि रो फिक्स है, कर्व का रो फिक्स है, मतलब रो इज इक्वल टू 2 है। फाइव वेरी हो रहा है, आपको पता है 0 से 60 डिग्री फाइव वेरी हो रहा है। तो ए डॉट डीएल तो वही आएगा, हमने पहले देख लिया है, रो कॉस फाइव ही आएगा, रो कॉस फाइव आएगा। अब उसमें रो आपका फिक्स है 2, फाइव आपका वेरी कर रहा है, लेकिन जो डीएल आपका है वो क्या है? रो कॉस फाइव डी रो। ठीक है, अब चूंकि रो कांस्टेंट है, रो है कांस्टेंट 2, तो डी रो तो जीरो हो जाएगा। जब रो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ए डॉट डीएल ऑलरेडी आपका जीरो ही आएगा, क्योंकि ए डॉट डीएल में आपके क्या है? रो कॉस फाइव डी रो, तो डी रो यहाँ जीरो हो गया, तो ए डॉट डीएल भी जीरो। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन में आ जाइए, बी टू ओ। बी टू ओ, बी टू ओ में जब आप आएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो बी टू ओ में क्या हो रहा है? आप चल रहे हैं रो में, रो डायरेक्शन में चल रहे हैं, 2 to 0 आ रहा है,
टू रेडियस से जीरो पे आ रहे हैं। ठीक है, फाइव लाइन फिक्स है, क्यों? आप फाइव इजिकल टू 60 वाले लाइन पे चल रहे हैं। ठीक है, तो ए डॉट डी एल आपका है रो कॉस फाइव डी रो, और जिसमें रो वेरी कर रहा है टू से जीरो, टू था, जीरो पे आ रहे हैं। कॉस फाइव की वैल्यू क्या होगी? आप चूंकि फाइव इजिकल टू 60 लाइन पे चल रहे हैं, तो कॉस फाइव हो जाएगा वन बाई, कॉस फाइव की वैल्यू रख देंगे, बाकी इंटीग्रेट कर देंगे डी रो के रिस्पेक्ट में, लिमिट रखेंगे टू टू जीरो, तो आएगा माइनस वन। तो फाइनली जो क्लोज इंटीग्रल है ए डॉट डी एल, वो क्या आ गया? टू प्लस जीरो माइनस वन, दैट इज वन। करेक्ट है। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, एक तो वेक्टर आपका क्या है, दूसरा आप किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो हर कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिफरेंशियल लेंथ हमने पढ़ा हुआ है अलग अलग, स्फेरिकल का भी डिफरेंशियल लेंथ पढ़ा हुआ है कैसे लिखते हैं। आप कंप्लीट डिफरेंशियल लेंथ लिखिए, ए डॉट डी एल चाहिए तो पहले ही निकाल लीजिए और हर बार उसको यूज कीजिए। अच्छा, ये तो सेक्शन बाय सेक्शन चलते जाइए, हर सेक्शन के लिए डीएल अलग होगा, ए तो सेम ही रहेगा, तो हर सेक्शन के लिए ए डॉट डीएल लिखिए, उसकी लिमिट रखिए कि उस सेक्शन में आप कौन सी चीज वेरी कर रही है, उसकी क्या लिमिट है, बस सिंपली आपका आता जाएगा। ठीक है, तो इतना सही कॉन्सेप्ट है। दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ दिए हुए हैं आपके लिए। एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का है, जिसमें देखेंगे कि वेक्टर है ये एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस एक्स वाई एक्स जेड ए वाई, और सर्कुलेशन के लिए एक क्यूब बनाया हुआ है। करेक्ट, ये क्यूब है, क्यूब में सर्कुलेशन क्लोज पाथ क्या बन रहा है? ओ से ए, जो आपको दिख रहा है ये, फिर ए से बी, फिर बी से सी, देन सी टू ओ, ये आपका पाथ है। ठीक है, ओ से ए से बी से सी, और फिर सी से ओ, इस पाथ के अलाउंग आपको करना है। तो आप चार इंटीग्रल करेंगे, ओ टू ए में इंटीग्रल करेंगे, ए टू बी में करेंगे, बी टू सी में करेंगे, सी टू। अब देखेंगे कब आपका क्या वेरी कर रहा है। जैसे आप ओ से ए में जाएंगे तो कौन कौन सी चीजें वेरी कर रही है। तो आप ओ से ए में जा रहे हैं तो बेसिकली आप एक्स जेड प्लेन में है। ठीक है, तो वाई आपका वहां पे, वाई में कुछ वेरिएशन नहीं, तो वाई जीरो है। और एक्स जेड में क्या रिलेशन है, चूंकि आप बीचों बीच डायगोनल जा रहे हैं, तो एक्स इजिकल टू वाई है। इस लाइन पे अगर चल रहे हैं तो इसका मतलब एक्स इजिकल टू वाई सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हर एक लाइन में कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको इस्तेमाल करते चलेंगे। ठीक है, तो इसको आप अगर आपने समझ लिया लाइन टेबल, तो इसको आप करके देखेंगे। और इसी तरह से ये आपका एक है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, वेक्टर ये दिया हुआ है और जो पाथ है वो ये है, ए बी सी डी ए, ये क्लोज पाथ है। ठीक है, तो आपको यहाँ भी चार इंटीग्रल करने होंगे, ए टू बी टू सी टू डी टू ए टू बी में देख रहे हैं आपके रो इज इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट है, रो इज इक्वल टू टू पे चल रहे हैं आप, और फाइव आपका वेरी कर रहा है 60 डिग्री टू 30 डिग्री। फिर बी टू सी में जाएंगे तो देखेंगे कि रो हमारा टू से फाइव हो रहा है, रो वेरी हो रहा है, लेकिन फाइव कांस्टेंट है क्योंकि फाइव इज इक्वल टू 30 वाले लाइन पे ही आप चल रहे हैं। सी से डी में जाएंगे तो आपका रो कांस्टेंट है, रो इज इक्वल टू फाइव, लेकिन आप फाइव आपका 30 to 60 वेरी कर रहा है। ठीक है, और फिर डी टू ए में आएंगे तो आपका रो वेरी कर रहा है 5 to 2, और फाइव कांस्टेंट है 60 डिग्री लाइन। ठीक है, इस तरह से करके आप करते जाएंगे कब कौन सा डीएल लिखना है। ठीक है, तो आप समझ जाए तो ये दोनों क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, तो हम नेक्स्ट जब डिस्कस करेंगे ऑनलाइन कनेक्ट होके, तो आप लोग पहले ही सॉल्व करके ये आंसर मेरे को भेज देंगे, और बाकी जिसको नहीं हो पाएगा जिससे, तो हम एक मीट करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, चलो।